अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ न्यूरॉन एक्शन। यानी पहले हमने पढ़ा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और आज का टॉपिक है एक्शन पोटेंशियल। जब किसी न्यूरॉन में से नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रही होती तो मैंने आपको बताया था कि बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज और अंदर होता है नेगेटिव चार्ज। वो कैसे मेंटेन होता है वो भी हमने पढ़ा था। अब जब किसी न्यूरॉन से पैगाम गुजरना शुरू हो जाता है यानी नर्व इम्पल्स, तो जो उसकी हालत थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो चेंज हो जाती है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, यानी एक्टिव एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है। और ये कैसे गुजरता है? ये गुजरता है वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन से। यानी जब उसमें से नर्व इम्पल्स गुजरना स्टार्ट होती है तो बाहर जो पॉजिटिव चार्ज था वो नेगेटिव में, एक एक्सॉन के मखसूस हिस्से की बात कर रहे हैं, उसमें बाहर वाला पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव में और अंदर वाला नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। इसे कहते हैं डीपोलराइजेशन। उसके थोड़ी देर बाद वो वाला हिस्सा वापस अपनी असली हालत में आ जाता है जिसे कहते हैं रीपोलराइजेशन, यानी वापस अगेन पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव डिवेल्प हो जाता है। और वो वाला जो चार्ज हुआ था यानी एक्टिव पोटेंशियल था वो न्यूरॉन के अगले वाले हिस्से में मुंतकिल हो जाता है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप यानी वेव की सूरत में अगले हिस्से में रीपोलराइजेशन, पीछे वाले हिस्से में डीपोलराइजेशन, यानी अगले वाले हिस्से में डीपोलराइजेशन, पीछे वाले हिस्से में रीपोलराइजेशन, फिर वो वापस अपनी असली हालत में और उसका अगला पार्ट जो है यानी अगला हिस्सा चेंज हो जाता है टिल ये एक्सॉन के एंड पे पहुंच जाती है। जी बच्चे, ये जैसे अब आपके सामने है ये दिखा रहे हैं, ये हम न्यूरॉन देखते हैं और देखते हैं कैसे ये नॉर्मली जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है तो चार्ज का डिफरेंस होता है -70 मिली वोल्ट। ठीक है बच्चे, अब ये कैसे चेंज हो जाता है? तो पहला स्टेप होता है डीपोलराइजेशन। अच्छा, डीपोलराइजेशन कैसे स्टार्ट होती है? वो सबसे पहले तो न्यूरॉन को कम से कम स्टिमुलस जो उसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज कर दे, वो स्टिमुलस चाहिए होता है कि ये नहीं तब्दीली। तो वो कम से कम स्टिमुलस जो इसके अंदर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसमें से नर्व इम्पल्स गुजारना शुरू कर दे उसे कहते हैं थ्रेश होल्ड स्टिमुलस। कम से कम इतना स्टिमुलस तो होना। अब होता क्या है बच्चे, जैसे ये नर्व है, ये इसका एक्सॉन वाला हिस्सा है, ठीक है, ये अंदर वाली साइड है, इनसाइड दिखा रहे हैं, और ये बाहर वाली साइड है जो कि पॉजिटिव है और अंदर वाली साइड है नेगेटिव। आपको पता है कि बाहर पॉजिटिव सोडियम आयन ज़्यादा है और अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा है। इसके अलावा अंदर क्लोराइड आयन वगैरह भी ज़्यादा, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जब इसको स्टिमुलस मिलता है तो देखें ये बी पार्ट इधर आए, अब इतने हिस्से में ये जो हुआ है ना, यानी इतना हिस्सा जो अंदर से नेगेटिव हो गया और बाहर से पॉजिटिव, ये हो गया है डीपोलराइज। ये सारा नहीं होता इकट्ठा न्यूरॉन एक्सॉन के पूरे हिस्से में नहीं होता, सिर्फ इतने हिस्से में जहाँ स्टार्ट हुई है वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हुआ है। उसके बाद यही हिस्सा ये वापस बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव हो जाएगा और इसके इस हिस्से में डीपोलर, यानी ये वापस आ जाएगा अपनी इसी हालत में। ये जैसे ये देखो, ये रीपोलराइज हो गया है और ये वाला डीपोलराइज हो गया है, फिर ये वाला वापस अपनी असली हालत में और आगे, यानी इधर फिर इधर, ये वापस असली हालत में और ये आगे, फिर ये वापस ये वाला हिस्सा वापस अपनी असली हालत में और ये आगे। इस तरह से सिलसिला जो है ये कंटिन्यूसली जो है वो चलता रहता है। तो डीपोलराइजेशन कैसे होती है? जैसे ही स्टिमुलस मिलता है तो जो सोडियम आयन जिसकी मिकदार बाहर ज़्यादा थी वो अचानक से स्टिमुलस के मिलने के नतीजे में वो अंदर को डिफ्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो उसके डिफ्यूज़ करने की वजह से तो अचानक से सोडियम आयन जो बाहर ज़्यादा थे वो अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा डिफ्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अंदर पोटाशियम भी है, सोडियम भी पॉजिटिव चार्ज वाले अंदर चले गए हैं, तो एकदम से अंदर चार्ज क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और सोडियम का गेट यानी वो जो प्रोटीन के पोर्स होते हैं वो भी सेंसिटिव होते हैं, अंदर सोडियम के डिवेल्प होने की वजह से एकदम से वो गेट्स भी ओपन हो जाते हैं, जिसे प्रोटीन के पोर्स आप कह सकते हैं, और वो मज़ीद सोडियम को बाहर से अंदर की तरफ भेज देते हैं, जिसकी वजह से अंदर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और बाहर हो जाता है नेगेटिव चार्ज। इसे कहते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, ये ये इतने हिस्से में हो गई है डीपोलराइजेशन। अब ये वाला हिस्सा वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा रीपोलराइजेशन, और इस हिस्से के अंदर हो जाएगी डीपोलराइजेशन, यानी ये वाला हिस्सा ऐसे हो जाएगा और ये वापस अपनी असली हालत में नीचे को हो जाएगा, जैसे ये दिखाया गया है। इधर ये वाला हिस्सा डीपोलराइज हो गया, ये वापस अपनी असली हालत में आ गया। तो वापस डीपोलराइजेशन से वापस अंदर दोबारा अगेन नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव चेंज डेवलप कर रहा कहलाता है
रीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन हो गई है, अब ये होगी रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन कैसे होगी बच्चे, जब अंदर पॉजिटिव हो गया बाहर नेगेटिव हो गया, उसके बाद से सोडियम का गेट ओपन हो गया था ना, उसके थोड़ी देर बाद पोटाशियम वाला जो प्रोटीन का पोर है वो सेंसिटिव होता है। जिस वक्त ये डीपोलराइज हो जाता है उस वक्त ये जो -70 मिली वोल्ट से तकरीबन 50 मिली वोल्ट तक आ जाता है, यानी डीपोलराइजेशन के नतीजे में। अब बच्चे क्या हो गया, तो जो पोटाशियम के सेंसिटिव पोर्स हैं प्रोटीन के वो ओपन हो जाते हैं, जिसके नतीजे में अंदर मौजूद जो सोडियम पोटाशियम आयन है वो बाहर जाना शुरू कर देता है। ठीक है, इस हिस्से का जो है मौजूद जो है पोटाशियम के पोर्स या सोडियम के वो जो प्रोटीन के गेट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और वो अंदर से पोटाशियम को बाहर जाना शुरू कर देते हैं, वो भी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। जब वो बाहर जाएंगे तो फिर दोबारा काफ़ी मिकदार में पोटाशियम आयन बाहर जाएंगे, तो अगेन बाहर दोबारा से क्या होना शुरू होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू होते हैं। वो काफ़ी मिकदार में पोटाशियम आयन जाते हैं ताकि दोबारा बाहर से पॉजिटिव आयन डेवलप कर चुके। ठीक है बच्चे, अब ये हो गया है दोबारा से जब इसने मेंटेन कर लिया, ये हो गया रीपोलराइजेशन। और ये अगले वाले हिस्से में होगी डीपोलराइजेशन, ये वाला हिस्सा हो गया रीपोलराइजेशन पोटाशियम आयन के बाहर जाने की वजह से। लेकिन इसके बाद से एक ब्रीफ पीरियड आता है जिसको बोलते हैं ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं ये -70 मिली वोल्ट्स था। जब यहाँ पर पहुँच के सोडियम आयन जो है वो बाहर से यानी ज़्यादा थे वो अंदर आना शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पर होगी ये डीपोलराइजेशन, ये प्लस में मिली वोल्ट्स आ गया है। उसके बाद दोबारा फिर से नीचे को जाना शुरू हो गया, ये अंदर वाले पोटाशियम बाहर जाना शुरू हो गए, तो ये होगी है रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन के बाद इससे पहले कि वापस मतलब होता है एक पीरियड आता है ब्रीफ पीरियड, थोड़ी सी देर के लिए। ये नॉर्मल था -70 मिली वोल्ट, लेकिन ये -70 मिली वोल्ट से भी नीचे चला जाता है। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड या हाइपर पोलराइजेशन। ऐसा इसलिए होता है जब पोटाशियम आयन अंदर से बाहर की जानिब जा रहे होते हैं दोबारा से रीपोलराइजेशन करने के लिए। हाँ, क्योंकि सोडियम आयन बाहर वाले सोडियम आयन अंदर आ चुके हैं, अब बाहर भी तो मेंटेन करना है ना, तो उस वक्त अंदर वाले पोटाशियम आयन बाहर चले जाएंगे, तो ये होगी रीपोलराइजेशन। लेकिन थोड़े से वक्फे के दौरान होती है हाइपर पोलराइजेशन, यानी नॉर्मली बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव -70 मिली वोल्ट होता है, वो उससे भी ज़्यादा नीचे माइनस में चला जाता है। देखो ग्राफ में आप देख सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न यह है कि पोटाशियम आयन ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही बाहर चले जाते हैं मेम्ब्रेन के, तो बाहर जितना पहले पॉजिटिव आयन था उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव आयन डेवलप और अंदर जो है बहुत ही कम मिकदार में रह जाते हैं। यानी जितने सोडियम आयन बाहर से अंदर गए थे उसके मुकाबले में पोटाशियम आयन बाहर ज़्यादा चले गए हैं, जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज कम रह गया है और बाहर ज़्यादा हो गया, तो अंदर नेगेटिव आयन ज़्यादा डेवलप हो गया है, तो ये -70 से भी नीचे चला जाता है। इसे कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन, यानी जो नॉर्मल पोलराइजेशन थी उससे भी कम हो गई है वापस आने से पहले, रीपोलराइजेशन से पहले। ये थोड़ी देर के लिए होते हैं, इस ब्रीफ पीरियड को कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। उसके बाद ये वापस अपनी असली हालत में चला जाता है। देखो अभी देखें, ये आ गया डीपोलराइजेशन, ये रीपोलराइजेशन यहाँ पर हुई है। रीपोलराइजेशन से फिर थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा हाइपर पोलराइजेशन हो गया है। उसके बाद ये वापस नॉर्मल पोजीशन -70 मिली वोल्ट पर यहाँ पर आ गया। ब्रीफ रिफ्रैक्टरी पीरियड के बाद ये वापस अपनी नॉर्मल हालत में आके दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन जाता है। और ये वेव जो है डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन और फिर हाइपर पोलराइजेशन की, ये उसके बाद एक्सॉन के अगले हिस्से में मुंतकिल हो जाती है। ये वेव पास होती होती इसी तरीके से एक्सॉन के एंड वाले हिस्से में चली जाती है। ठीक है बच्चे, तो अब इसको कहते हैं एक्टिव, इसकी इस तरीके से जो है उसके थोड़ी देर बाद ये क्या होता है बच्चे, उसके थोड़ी देर बाद ये वापस अपनी असली हालत में कैसे आता है कि वापस दोबारा से गेट्स बैलेंस कर लेते हैं। जो सोडियम पोटाशियम आयन बहुत ज़्यादा बाहर जा चुके होते हैं वो दोबारा से उसी तरीके से वापस अपनी असली हालत में आ जाते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता पोटाशियम आयन वापस अंदर और सोडियम आयन बाहर चले जाते हैं। तो दोबारा से वही लेवल रेस्टिंग मेम्ब्रेन का वही लेवल जो होता है वो, और ये मिली सेकंड्स के अंदर होता है, क्योंकि नॉर्मली तो बाहर सोडियम आयन ज़्यादा है ना, तो ये हाइपर पोलराइजेशन के नतीजे में बाहर पॉजिटिव पोटाशियम आयन जा चुके हैं, अंदर सोडियम आयन आ चुके हैं, हाइपर पोलराइजेशन में भी इवन उसकी थोड़ी देर बाद वापस से अपना बैलेंस कर लेते हैं, सोडियम बाहर चले जाते हैं और पोटाशियम अंदर आ जाते हैं, और ये मिली सेकंड्स के अंदर ये पार्ट सारा काम जो है वो हो जाता है। यानी जो पोटाशियम आयन है वो जो बाहर जा चुके थे वो दोबारा से उसके जो है डिफ्यूजन का अमल शुरू हो जाता है, दोबारा से वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चले जाते हैं, लेवल जो है बैलेंस कर लेते हैं, यानी जो सोडियम आयन बाहर गए थे वो डिफ्यूज़ करके अंदर और पोटाशियम लेवल मेंटेन होता है। तो इस तरह से वेव पास होती रहती है। डिफरेंट फैक्टर्स है जो नर्व इम्पल्स की स्पीड पर असरअंदाज होते हैं, जैसे जिसमें से एक है डायमीटर ऑफ एक्सॉन।
एक्सॉन का डायमीटर जितना ज़्यादा होगा नर्व इम्पल्स उतनी ही तेज़ी से गुजरेगी बनिस्बत उनके जिन एनिमल्स के अंदर एक्सॉन का डायमीटर ज़रा छोटा होगा। यहाँ पे आपने देखा हुआ है जैसे स्क्वैड्स है उसके अंदर लार्जर डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर नर्व इम्पल्स तेज़ी से गुजरती है। इसका डायमीटर 1 मिलीमीटर होता है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या होती है, यानी उसके अंदर क्या होती है, नर्व इम्पल्स की स्पीड 1 सेकेंड के अंदर 36 मीटर का वो फासला तय कर लेती है। यही वजह है कि वो प्रीडेटर में बड़ी तेज़ी से भाग जाता है। उसको फ़ौरन पता चल जाता है ना स्टिमुलस हल्का सा भी कि प्रीडेटर अटैक होने वाला है। इसी तरह से बताया है कि मेंटल यानी जो सिंगल एक्शन पोटेंशियल काज मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन इन मेंटल मसल, उसके मेंटल मसल के अंदर कितना ज़्यादा होता है, ये मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर मौजूद एक्सॉन का डायमीटर लिखा हुआ है। दूसरा फैक्टर होता है एडिशन ऑफ माइलन। जिस एक्सॉन के बाहर माइलन शीट की एडिशन होगी उसके अंदर यानी वो इंसुलेटर होता है, वहाँ पे भी नर्व इम्पल्स तेज़ी से गुजरेगी। उसकी रीज़न ये होती है कि माइलन शीट की वजह से वो नर्व इम्पल्स इसमें से गुजर नहीं सकती है, लेकिन वक्फे से होते हैं नोड्स ऑफ ब्रेन वर्ड्स, तो फिर स्पीड जो है वो नर्व इम्पल्स जंप मार के यानी नोड टू नोड चलती है जहाँ पे माइलन शीट नहीं होती है। तो जब वो जंप मार के गुजरेगी, देखिए ना ऐसे होता है यहाँ पे नोड्स ऑफ ब्रेन। अब ये इंसुलेटर होते हैं, इसमें से चार्जेस का बहाव नहीं गुजर सकता, तो वो नर्व इम्पल्स यहाँ से यहाँ नोड्स ऑफ ब्रेन। जब वो जंप मार के ऐसे आगे की जानिब जाएगी तो इसे सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। तो उसकी वजह से भी नर्व इम्पल्स की स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि वो जंप मारेगी ना नोड टू नोड, तो स्पीड डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगी बनिस्बत नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के। तो जिन न्यूरॉन के एक्सॉन पे माइलिन शीट होती है उसमें भी नर्व इम्पल्स की स्पीड ज़रा ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह साइनेप्स कंटिन्यू करेंगे बच्चे।